स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट पे। हम लोग अपनी इंग्लिश की सीरीज में कंजंक्शन के टॉपिक का आज सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें रूल्स के पार्ट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे रूल्स क्या होते हैं कंजंक्शन के। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी पिछले वीडियोज में, जिसमें हम लोग पढ़े थे इंग्लिश को, मैथमेटिक को, हम अपने एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़े हैं, अपने शांति शिक्षा एवं प्रयास को पढ़े हैं, और आपके सेकंड सेमेस्टर की कई सारी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन। लिखा गया है रूल नंबर 11 में। इसके पहले भी हमने रूल पढ़ा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि व्हेन और इफ़, वेदर, इन सब के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ सेकंड रूल में आप लोग देख रहे होंगे कि जब व्हेन और इफ़ का यूज हो जाता है तो उसके बाद देन का यूज नहीं होता है। जैसे आपके सामने एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा गया है व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, जब मैं इन चीज़ों को खरीदता हूँ, देन, तब यहाँ पे देन का यूज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं कंजंक्शन के शुरू में ही बताया था, क्योंकि कामा का बहुत ज़्यादा पावर होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कामा ही यूज हुआ है। ठीक है, देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम, जब मैं इन सब चीज़ों को खरीद लूँगा तो मैं उनमें से एक को वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से एक को तुम्हें दे दूंगा। तो यहाँ पे जो देन लगा है ये गलत है, तो हमें क्या यूज करना है, सिर्फ कॉमा यूज करना है। जैसे लिखा गया है व्हेन आई बाई दीज थिंग्स, कॉमा आई विल गिव यू वन ऑफ देम, तो मैं उनमें से एक चीज को तुमको दे दूंगा। इस तरह से हमारा नेक्स्ट जो हमारा 12वां रूल है, तो 12वां रूल दिया गया है दोस्तों कि लेस्ट मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि, देखो इसलिए मैंने अपने नोट से पढ़ाना आपको शुरू किया है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें ब्रीफ करके बताऊंगा जो चीज़ें मुझे समझ में आती थी, और पूरा का पूरा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स में बहुत कम नॉलेज लिखी होती है, उसमें से ज़्यादा समझना होता है, नोट्स में अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है। ठीक है, तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है। याद रखना, नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब आप सोचोगे सर नॉट का प्रयोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ खुद लिखा गया है कहीं ऐसा ना हो मतलब नेगेटिव का जो सेंस है वो लेस्ट हमें खुद दे रहा है, इसलिए लेस्ट के साथ हमेशा किस चीज़ का यूज होगा, तो शुड का यूज होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इनकरेक्ट सेंटेंस जैसा कि लिखा गया है वॉक स्लोली मतलब धीरे चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, तो धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि यू मे नॉट फॉल, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहीं गिर ना जाओ, ये चीज़ लिखा है। तो देखो सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है कि तुम कहीं गिर ना जाओ, इसकी बात कही गई है। तो यार आप नॉट का एक तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यूज कर लिए, फिर कह रहे हो तुम कहीं गिर ना जाओ, तो हमें सेंटेंस क्या होना चाहिए था, तुम कहीं गिर ना जाओ। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, यू मे नॉट फॉल, कहीं तुम गिर ना जाओ, तो इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा गया है वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल। ठीक है, यू शुड नॉट फॉल, तो हमेशा मे की जगह पे क्या यूज होगा, शुड होगा, क्योंकि चाहिए, तुम्हें गिर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर दिया गया है एज इफ़ के प्रयोग से क्रिया प्लूरल प्रयोग की जाती है। जब भी एज और इफ़ का प्रयोग होगा, एज इफ़ का प्रयोग होगा, तो वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज की जाती है, तो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, यानी कि बहुवचन जिसे हम बोलते हैं। अब जैसा कि लिखा गया है इनकरेक्ट सेंटेंस ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ जैसा कि ही इज मैड, तो वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह पागल है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो सेंटेंस है वो से क्या लिखना चाहिए, ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, कि जैसे वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह पागल है। ठीक है, तो यहाँ पे वर यूज हुआ है। अब चूंकि आर यूज हो नहीं सकता है बिकॉज ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर हमने यूज किया है प्लूरल और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर दिया गया है किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे वाट, हाउ, वाई, व्हेन, वेयर आदि के पूर्व दैट नहीं लगता है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाट, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर का यूज हो तो उसके पहले दैट का यूज नहीं होता है। जैसे लिखा गया है आई आस्क्ड, ये आपको पता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप वो पढ़ते हो, क्या नाम है,
इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया जाएगा कि जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द हम चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें बस एक काम करना होता है, दैट यूज नहीं करना होता है। जो भी प्रश्न वाला शब्द है यही यूज होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे यही यूज हुआ है, कंजंक्शन के तौर पे यही यूज होता है। जैसे कि लिखा गया है आई आस्क दैट हाउ वी वेंट देयर, तो आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे दैट नहीं यूज करना है। ये तो आपको उस समय भी बताया जाएगा जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तो उस समय भी आपको ये रूल बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी को उठा के यहाँ पे यूज कर लेना होता है। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट अपना रूल देखते हैं। तो 15वां नंबर रूल लिखा गया है दो फ्यूचर इंडिफिनिट एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। लिखा गया है दो फ्यूचर इंडिफिनिट जो होते हैं वो एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, नंबर 1 लिखा गया है इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये जो है फ्यूचर इंडिफिनिट ये एक साथ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे भी शैल लगा है और यहाँ पे विल लगा है, तो ये एक साथ नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखना होगा, इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम आओगे सेंस वही निकलेगा कि फ्यूचर का ही निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों एक साथ यूज नहीं होगा। इसको जब आप पढ़ोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ भी ये चीज़ें आपको डिलीवर की जाएंगी। क्लियर। फिर दिया गया है एज के साथ सो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को पता है, पहले भी हमने इस रूल के बारे में डिस्कस किया है। तो एज ही इज़ नॉट हियर ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ क्या लिखा होता है, जहाँ कॉमा लगा है वहाँ कभी कभी आपको जो इनकरेक्ट सेंटेंस देगा वहाँ सो लगा के देगा। तो याद रखना कि जब भी एज यूज होगा पहले तो उसके बाद सो नहीं यूज होगा। लेकिन याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सो पहले यूज हो गया है तो बाद में एज यूज होता है, और ये नॉट यानी निगेटिव चीज़ों के लिए यूज होता है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर दिया गया है बिकॉज का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था कि जो बिकॉज होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होता है, और इसका यूज किस लिए होता है, तो कारण बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, वह स्कूल नहीं जाता है क्योंकि ही इज़ इल, क्योंकि वह क्या है, बीमार है। तो यहाँ पे बिकॉज जो हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ है, तो ये कारण बताने के लिए हुआ है। और ध्यान रखो हम फाइनली कर क्या रहे हैं, दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हो, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हो, तो उस समय ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हमेशा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज लगता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है। याद रखना इस चीज़ को, इसलिए मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो क्लॉज को जब हम चेंज करते हैं तो उस समय भी यूज होता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस जब लगेगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है। कौन सा कंजंक्शन यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले वीडियोज़ को देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। फिर दिया गया है हाउ ईबर का प्रयोग निम्न प्रकार करें। तो किस प्रकार से करें, जैसा कि यहाँ पे नीचे दिखाया भी गया है, तो किस तरह से हमें हाउ ईबर का प्रयोग करना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट लिखा गया है एग्जाम्पल में, हाउ एवर पुअर ही मे बी, हो सकता है कि वह क्या हो कि गरीब हो, ठीक है। ही विल नॉट टेल अ लाई, लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया एवरीवन वाज प्रेजेंट हरी हाउ एवर डिड नॉट कम। तो सब लोग यहाँ पे हैं लेकिन हो सकता है किसी वजह से, हाउ ईवर मतलब हो गया कि किसी वजह से जो हरी है वो नहीं आ सका। तो इस तरह से हाउ ईवर का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, हाउ ईवर पुअर, और फिर हाउ ईवर यहाँ पे यूज हुआ है डिड नॉट कम। तो इस तरह से हाउ ईवर का यूज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं फाइनली आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कंजंक्शन कौन कौन से याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है नो सूनर देन। नंबर फर्स्ट, देन का यूज और नो सूनर का यूज। नो सूनर के बाद जो वर्ब होती है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होती है, ठीक है।
और देन का यूज नहीं किया जाता है, सॉरी देन का यूज किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद सो अगर पहले आ गया है तो बाद में एज लग सकता है, लेकिन अगर एज पहले आ गया है तो बाद में सो नहीं लगेगा, इस चीज़ को याद रखना। ऐसे बहुत सारे रूल हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो इन सब रूल्स को आपको बिल्कुल मैंडेटरी है याद रखना है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने आपको बताया, बिकॉज जो होता है, बिकॉज जो होता है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। और ये क्यों यूज होता है, तो ये रीजन बताने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए। और कौन सा कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एंड लास्ट वन मोर इंपॉर्टेंट, कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे, अभी हम लोग जब कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस को बनाते समय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होगा। जाके फिर से पढ़िए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। और दूसरा, जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, याद रखो जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके रूल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि किस कंजंक्शन के साथ कौन सी चीजें नहीं यूज होती हैं और कौन से के साथ कौन सी चीजें यूज होती हैं। तो दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।